नमस्कार। नमस्कार। देखिए, किसी भी साम्राज्य को खत्म करने के लिए क्या चाहिए होता है? अच्छा सवाल है। एक क्रांतिकारी का बलिदान, या फिर लाखों लोगों का सड़कों पर उतरना? या फिर सिर्फ एक कानूनी दस्तावेज जिस पर शाही मोहर लगी हो। बिल्कुल। और आज हम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की कहानी को इन्हीं तीन, अब कह सकते हैं, नजरियों से समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, और हमारे पास इसके लिए तीन बहुत अलग अलग तरह के स्रोत भी हैं। एक तरफ है भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु और उनके बलिदान की कहानी। दूसरी तरफ है 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन, मतलब एक जबरदस्त जनसैलाब। और आखिर में 1947 का इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, वो कागज जिसने 200 साल के ब्रिटिश राज को औपचारिक रूप से खत्म कर दिया। सही बात है। तो आज हमारी कोशिश यही देखने की है कि ये तीनों धागे आपस में कैसे जुड़े हैं। कैसे एक चिंगारी ने एक बड़ी आग को जन्म दिया और कैसे उस आग की तपिश ने आखिरकार लंदन में बैठे हुक्मरानों को वो कानून बनाने पर मजबूर कर दिया जिसने भारत का भविष्य हमेशा के लिए बदल दिया। चलिए इस कहानी में थोड़ा और गहरे उतरते हैं। बिल्कुल। तो शुरुआत उस चिंगारी से करते हैं जिसने पूरे देश के नौजवानों में एक नया जोश भर दिया था। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु। हमारे स्रोत बताते हैं कि ये सिर्फ आजादी के दीवाने नहीं थे, बल्कि एक सोची समझी विचारधारा के पैरोकार भी थे। बिल्कुल। अक्सर लोग उन्हें सिर्फ जॉन सॉन्डर्स की हत्या के लिए जानते हैं। हाँ, जो 1928 में हुई थी। हाँ, लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए। लेकिन ये सिर्फ एक घटना थी। उनकी सोच इससे कहीं ज्यादा गहरी थी। अच्छा। वे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी HSRA के सदस्य थे। राइट। तो उनके लिए आजादी का मतलब सिर्फ अंग्रेजों का जाना नहीं था। तो फिर क्या था? उनके लिए आजादी का मतलब था एक ऐसे समाजवादी समाज का निर्माण करना भी था जहां किसानों और मजदूरों का शोषण न हो। मतलब उनका संघर्ष सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि आर्थिक आजादी के लिए भी था। बिल्कुल। और ये बात उनके कामों में भी दिखती है, जैसे दिल्ली के असेंबली में बम फेंकना। हाँ। उसका मकसद किसी को मारना तो था ही नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो बम बहुत कम ताकत वाला था और जानबूझकर खाली जगह पर फेंका गया था। उनका एक मशहूर नारा था, बहरों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत होती है। सही है। वो ब्रिटिश सरकार को बस नींद से जगाना चाहते थे, जो भारतीयों की आवाज सुनी नहीं रही थी। तो असल में उनका असली मकसद गिरफ्तारी देना था। हाँ, गिरफ्तारी देना। वे अदालत को एक मंच की तरह इस्तेमाल करना चाहते थे ताकि उनके विचार अखबारों के जरिए पूरे देश तक पहुंचे। और वो इसमें पूरी तरह कामयाब हुए। और इसका अंजाम हम सब जानते हैं, 23 मार्च 1931 को फांसी। लेकिन उनकी शहादत ने क्या वाकई कोई बड़ा असर डाला? बहुत बड़ा। आप सोचिए, उनकी उम्र क्या थी? सिर्फ 23-24 साल। कुछ भी नहीं। इस उम्र में हंसते हंसते फांसी पे चढ़ जाना कोई मामूली बात नहीं थी। इस एक घटना ने पूरे देश के युवाओं के लिए बलिदान का एक नया मतलब गढ़ दिया। आजादी के लिए जान देना एक सम्मान की बात बन गई था। उन्होंने एक नैतिक दबाव बनाया, एक ऐसी चिंगारी सुलगा दी जो आने वाले सालों में बुझने वाली नहीं थी। तो भगत सिंह एक व्यक्ति नहीं रहे, एक विचार बन गए। बिल्कुल, एक विचार बन गए। तो एक चिंगारी लग चुकी थी, लेकिन एक चिंगारी से साम्राज्य नहीं हिलते। नहीं, उसके लिए एक बड़ी आग की जरूरत होती है जिसमें लाखों लोग शामिल हों। सही बात है। और शायद वही आग 1942 में भड़की, जिसे हम भारत छोड़ो आंदोलन के नाम से जानते हैं। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। 1931 की चिंगारी और 1942 की आग के बीच का जो समय था, वो बहुत उथल-पुथल भरा था। दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो चुका था। हाँ, और अंग्रेजों ने भारत को बिना पूछे इस जंग में धकेल दिया था। और भारतीय नेताओं की मांग थी कि अगर हम लड़ें तो अपनी आजादी के लिए लड़ें। बिल्कुल। इसी को लेकर मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया, लेकिन बात नहीं बनी। हाँ, गांधी जी ने उसे डूबते बैंक का पोस्ट डेटेड चेक कहकर खारिज कर दिया था। सही। और ऊपर से देश में महंगाई आसमान छू रही थी, खाने पीने की चीजों की कमी थी, माहौल पूरी तरह से मतलब बारूद के ढेर जैसा था। और इसी ढेर पर गांधी जी ने करो या मरो की चिंगारी फेंकी। 8 अगस्त 1942, मुंबई का ग्वालियर टैंक मैदान। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात है जो हमारे एक स्रोत से पता चलती है। भारत छोड़ो का नारा असल में गांधी जी ने नहीं गढ़ा था। हाँ, ये जानकारी कई लोगों को हैरान करती है। किसने दिया था फिर? ये नारा मुंबई के एक समाजवादी नेता थे, यूसुफ मेहराली, उन्होंने दिया था। अच्छा। और कमाल की बात तो ये है कि इससे पहले का जो मशहूर नारा था, साइमन गो बैक, वो भी उन्होंने ही गढ़ा था। अरे वाह। गांधी जी को ये भारत छोड़ो नारा इतना पसंद आया कि उन्होंने इसे आंदोलन का केंद्रीय नारा बना लिया। तो यह आंदोलन पिछले आंदोलनों से अलग कैसे था? करो या मरो का जो आह्वान है, वो तो गांधी जी के अहिंसा के सिद्धांत से थोड़ा अलग लगता है। ये वाकई में बहुत अलग था।
इसे अगस्त क्रांति भी इसीलिए कहा जाता है। अच्छा। गांधी जी ने साफ कहा था कि ये आखिरी लड़ाई है और इसमें हर भारतीय को अपना नेता खुद बनना होगा। मतलब कोई एक लीडर नहीं होगा। और आंदोलन शुरू होने के 24 घंटे के अंदर ही कांग्रेस के सारे बड़े नेता गांधी, नेहरू, पटेल सब गिरफ्तार कर लिए गए। अंग्रेजों को लगा कि नेता ही नहीं रहेंगे तो आंदोलन अपने आप खत्म हो जाएगा। लेकिन हुआ इसका ठीक उल्टा। बिल्कुल। जब नेता जेल में थे तो जनता ने खुद कमान संभाल ली। ये एक लीडरलेस मूवमेंट बन गया। तो क्या हुआ फिर? मतलब जनता ने क्या किया? देश भर में हड़तालें हुई, सरकारी इमारतों पर तिरंगा फहराया गया, टेलीफोन की लाइनें काट दी गईं, रेलवे ट्रैक उखाड़ दिए गए। मतलब हर तरह का विरोध प्रदर्शन हुआ। हाँ, और कई जगहों पर तो हालात इतने बेकाबू हो गए कि अंग्रेजी हुकूमत ही खत्म हो गई। जैसे उत्तर प्रदेश के बलिया में, बंगाल के तामुल्लुक और महाराष्ट्र के सतारा में लोगों ने अपनी समानांतर सरकारें बना ली। समानांतर सरकारें? हाँ। मतलब अपनी खुद की सरकार? हाँ, अपनी सरकार। ये सरकारें टैक्स वसूलती थीं, अपनी अदालतें चलाती थीं, मतलब ब्रिटिश राज को सीधी चुनौती दे रही थीं। और इसी दौर में कई नए नेता भी उभरे होंगे जो अंडरग्राउंड रहकर काम कर रहे थे। बिल्कुल, जैसे अरुणा आसफ अली, जिन्हें अगस्त क्रांति की नायिका भी कहा जाता है। हाँ, उन्होंने ग्वालियर टैंक मैदान पर तिरंगा फहराया था। हाँ, बड़ी हिम्मत दिखाकर। और फिर जयप्रकाश नारायण और राम मनोहर लोहिया जैसे समाजवादी नेताओं ने आंदोलन को एक नई दिशा दी। मैंने सुना है कि एक अंडरग्राउंड रेडियो स्टेशन भी चलता था। हाँ, उषा मेहता ने मुंबई में एक अंडरग्राउंड रेडियो स्टेशन तक चलाया, जिससे आंदोलनकारियों तक खबरें और निर्देश पहुंचाए जाते थे। कमाल है। ये दिखाता है कि आंदोलन कितना संगठित और व्यापक था। बहुत ज्यादा। लेकिन क्या सब कुछ इतना सीधा था? हमारे एक स्रोत में मुस्लिम लीग की भूमिका का भी जिक्र है। और ये एक बहुत ही अहम पहलू है। मुस्लिम लीग ने इस आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। क्यों? उनका मानना था कि ये आंदोलन कांग्रेस का है और इसका मकसद अंग्रेजों को भगाकर भारत पर हिंदू राज स्थापित करना है। अच्छा, तो ये एक दुखद मोड़ था। बहुत। जब कांग्रेस के सारे नेता जेल में थे तो लीग को अपना राजनीतिक प्रभाव बढ़ाने का एक तरह से खुला मैदान मिल गया। तो हम कह सकते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन ने अनजाने में ही पाकिस्तान की नींव को और मजबूत कर दिया। हाँ, ये कहना गलत नहीं होगा। तो इस जन सैलाब का असर सीधा लंदन पर हुआ? होना ही था। अंग्रेजों को ये समझ आ गया था कि अब भारत पर राज करना नामुमकिन है। बिल्कुल। अब सवाल ये नहीं था कि आजादी मिलेगी या नहीं, सवाल ये था कि कैसे और कब मिलेगी। सही बात है। और इसी सवाल का जवाब था वो कानूनी दस्तावेज इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। सही कहा। भारत छोड़ो आंदोलन ने ब्रिटिश साम्राज्य की कमर तोड़ दी थी। और ऊपर से दूसरे विश्व युद्ध ने ब्रिटेन को आर्थिक रूप से खोखला कर दिया था। हाँ, अब वे भारत जैसे बड़े देश को संभालने की हालत में बिल्कुल नहीं थे। तो जो एक्ट 1947 में पास हुआ वो कोई तोहफा या मेहरबानी नहीं थी। नहीं, वो जमीनी हकीकत को कानूनी जामा पहनाने की एक मजबूरी थी। चलिए, तो फिर इस एक्ट की खास बातों को समझते हैं, लेकिन कानूनी भाषा में नहीं, आसान शब्दों में। इसमें ऐसा क्या था जिसने 200 साल पुराने राज को खत्म कर दिया? देखिए, इसकी मेरे हिसाब से 3 बातें सबसे अहम थी। पहली, इसने साफ कर दिया कि 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान नाम के 2 नए देश बनेंगे। ओके। लेकिन ये देश शुरुआत में पूरी तरह से गणतंत्र नहीं बल्कि डोमिनियन होंगे। डोमिनियन, इसका क्या मतलब था उस समय? डोमिनियन का मतलब था कि कागज पर तो अभी भी ब्रिटेन का राजा ही राष्ट्राध्यक्ष रहेगा। अच्छा। लेकिन सरकार चलाने का पूरा अधिकार भारतीयों के हाथ में होगा। तो इसे आप आजादी की ट्रेनिंग व्हील्स जैसा समझ सकते हैं। हाँ, बिल्कुल सही समझा। ये पूरी तरह से गणतंत्र बनने से पहले का एक पड़ाव था। और भारत 1950 में संविधान लागू होने के बाद पूरी तरह से गणतंत्र बना। एग्जैक्टली। ठीक है, तो पहली बात थी 2 नए देश। हाँ। और दूसरी और सबसे दर्दनाक बात थी बंगाल और पंजाब का बंटवारा। ये तय हुआ कि जिन इलाकों में मुसलमानों की आबादी ज्यादा है वो पाकिस्तान में जाएंगे और जहां हिंदुओं और सिखों की आबादी ज्यादा है वो भारत में रहेंगे। और इन सीमाओं को तय करने के लिए एक बाउंड्री कमीशन बनाया गया। हाँ, और सोचिए, एक अंग्रेज वकील सिरिल रैडक्लिफ, जो पहले कभी भारत नहीं आया था। क्या बात कर रही है? हाँ, उसे कुछ ही हफ्तों में नक्शे पर एक लकीर खींचकर करोड़ों लोगों का भविष्य तय करने का काम दिया गया। इस जल्दबाजी का नतीजा तो बहुत भयानक हुआ होगा। इतिहास का सबसे बड़ा विस्थापन और हिंसा। और तीसरी सबसे अहम बात,
आपने कहा था कि इसमें एक तरह का टाइम बॉम्ब भी छिपा था। हाँ, और वो था रियासतों का मुद्दा। अच्छा, प्रिंसली स्टेट्स। हाँ, एक्ट के एक हिस्से ने रातों रात 500 से ज्यादा रियासतों को आजाद कर दिया। आजाद? हाँ, अंग्रेजों ने कहा हमारी जिम्मेदारी खत्म, अब आप जानिए। उन्होंने इन रियासतों को 3 विकल्प दिए, भारत में शामिल हों, पाकिस्तान में शामिल हों या फिर स्वतंत्र रहें। स्वतंत्र रहें, ये तो भारत के लिए एक बहुत बड़ा सिरदर्द था। बहुत बड़ा। अंग्रेजों ने एक तरह से भारत के नक्शे पर 565 छोटे छोटे छेद छोड़ दिए थे, जिन्हें भरने का मुश्किल काम बाद में सरदार पटेल ने किया। बिल्कुल। तो इसका मतलब है कि ब्रिटिश क्राउन के टाइटल से एम्प्रेस ऑफ इंडिया यानी भारत की साम्राज्ञी जैसा शब्द भी हमेशा के लिए हटा दिया गया। हाँ, अब पावर पूरी तरह भारतीयों के हाथ में थी। तो सत्ता का पूरा ट्रांसफर था। बिल्कुल। एक्ट का एक और जरूरी हिस्सा ये था कि उसने दोनों नए देशों की संविधान सभाओं को पूरी ताकत दे दी। मतलब वे अपने लिए कोई भी कानून बना सकते थे, यहाँ तक कि ब्रिटिश संसद के बनाए किसी भी कानून को रद्द भी कर सकते थे। तो यहाँ एक पैटर्न साफ दिखता है। बताइए। भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों का बलिदान एक नैतिक दबाव बनाता है, एक चिंगारी सुलगाता है। सही। भारत छोड़ो जैसे आंदोलन उस चिंगारी को एक ऐसी राष्ट्रव्यापी आग में बदल देते हैं जिससे अंग्रेजों के लिए शासन करना नामुमकिन हो जाता है। सही जा रहे हैं। और फिर इंडिपेंडेंस एक्ट उस आग के सामने हार मानने का एक कानूनी दस्तावेज बन जाता है। बिल्कुल। एक के बिना दूसरा शायद अधूरा होता। आपने इसे बहुत अच्छे से समेटा है। ये एक प्रेशर कुकर की तरह था। अच्छा। क्रांतिकारियों ने नीचे से गर्मी बढ़ाई, जन आंदोलनों ने भाप का दबाव इतना बढ़ा दिया कि कुकर फटने वाला था, और इंडिपेंडेंस एक्ट वो सीटी थी जिसके बचने से दबाव खत्म हुआ और साम्राज्य का अंत हो गया। वाह, क्या बात है। तो आज हमने देखा कि भारत की आजादी किसी एक घटना या किसी एक तरीके का नतीजा नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक लंबी और जटिल प्रक्रिया थी। इसमें भगत सिंह के पिस्तौल की गूंज भी थी, गांधी के करो या मरो का नारा भी था, और माउंटबेटन के दफ्तर में कलम की खामोश आवाज भी थी। ये तीनों स्रोत मिलकर हमें यही दिखाते हैं कि आजादी की लड़ाई कई मोर्चों पर एक साथ लड़ी गई। हर मोर्चे का अपना महत्व था। हाँ, और हर एक ने मिलकर उस अंतिम नतीजे को आकार दिया जिसे हम 15 अगस्त 1947 के रूप में जानते हैं। जाते जाते एक विचार छोड़ जाते हैं। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ने रियासतों को ये चुनने की आजादी दी कि वे चाहें तो स्वतंत्र भी रह सकती हैं। हाँ, जो कि एक बहुत बड़ी बात थी। इस कानूनी प्रावधान ने भारत के लिए एक बहुत बड़ा संकट खड़ा कर दिया था। सोचिए, अगर हैदराबाद, जूनागढ़ या कश्मीर जैसी कुछ बड़ी रियासतें उस स्वतंत्रता के विकल्प को इस्तेमाल करने में कामयाब हो जाती, तो दक्षिण एशिया का नक्शा और उसकी राजनीति आज कितनी अलग होती।